वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है पशुधन उत्पादन एवं प्रबंध भाग 5 अर्थात लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 4। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम संकर नस्ल की गायों का अध्ययन करते हैं। साथियों, संकर नस्ल की गायें क्या हैं, कैसे तैयार की जाती हैं, इन्हें तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन सी गायें हैं संकर नस्ल की, तो इन्हें समझने से पहले या इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आइए समझते हैं संकरण क्या है। यदि संकरण को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम संकर नस्ल की गायों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं संकरण क्या है। संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक किंतु भिन्न नस्ल के पशुओं को, जिसमें कम से कम एक नर और एक मादा हो, आपस में श्रेणीबद्ध ढंग से उत्तम गुणवत्ता वाले पशुओं को विकसित करने के उद्देश्य से क्रॉस कराया जाता है। तो इस प्रकार आपस में कराए गए क्रॉस को ही संकरण कहा जाता है। संकरण के माध्यम से विकसित किए गए पशुओं को संकर पशु कहा जाता है। इस प्रकार से विकसित किए गए पशुओं में अपने पैतृक पशुओं के लगभग समान गुण, अपने पैतृक पशुओं के लगभग समान गुण समाहित रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इन गुणों में कमी आती जाती है। संकरण का कार्य पशु प्रजनन फार्म, अनुसंधान केंद्रों व कृषि विश्वविद्यालयों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से किया जाता है। एक प्रश्न आपके सामने और मैं रख रहा हूं कि क्या संकरण में नर तथा मादा पशुओं का मौके पर होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा कि इस प्रक्रिया में मादा पशु का मौके पर होना अति आवश्यक है, किंतु नर पशुओं का मौके पर होना आवश्यक नहीं। अगर आवश्यक हो तो कोई बात नहीं है, किंतु जरूरी नहीं है कि आवश्यक हो ही हो। अगर नर पशु मौके पर आवश्यक नहीं है तो उसका संरक्षित सीमन या वीर्य होना आवश्यक है, तभी संकरण की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाएगी। साथियों, आइए जानते हैं गायों के संकरण की विधियां। गायों के संकरण की विधियां वैसे तो तमाम विधियां हैं, किंतु यहां पर बेसिक आपको सिखाया जा रहा है, इनके आधार सिखाए जा रहे हैं। तो आधार ये 3 विधियां हैं जिनको हम स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रही हैं आपको। नंबर 1 टू ब्रीड क्रॉस, नंबर 2 बैक क्रॉस और नंबर 3 3 ब्रीड क्रॉस, जो आपको क्रमशः लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टू ब्रीड क्रॉस। तो आइए जानते हैं टू ब्रीड क्रॉस क्या है। साथियों, इस विधि को समझने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहां एक ए नस्ल का सांड लिया गया है। ऊपर देखिए लास्ट में कॉर्नर पर ए नस्ल का सांड लिया गया है तथा बी नस्ल की उसके नीचे जस्ट एक गाय ली गई है और दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया है। स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्रॉस के परिणाम स्वरूप हमको F1 संतति प्राप्त हो चुकी है, जो आपको यहां लगी हुई दिखाई दे रही है। F1 संतति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें नर पशु के 50% गुण और मादा पशु के 50% गुण आने की संभावना बनी हुई है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम टू ब्रीड क्रॉस कहते हैं या इसी को टू ब्रीड क्रॉस कहा जाता है। आइए अब इसको शब्दों में या परिभाषा के रूप में प्रोकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संकरण की इस विधि में शुद्ध नस्ल की गाय का शुद्ध किंतु भिन्न नस्ल के सांड के साथ क्रॉस कराए जाने पर F1 संतति उत्पन्न होती है, जिसमें 50% गुण नर पशु के तथा 50% गुण मादा पशु के पाए जाने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के संकरण को टू ब्रीड संकरण या टू ब्रीड क्रॉस कहा जाता है। आइए साथियों समझते हैं अब बैक क्रॉस। संकरण की अगली विधि है बैक क्रॉस। तो साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर जो चित्र लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया बैक क्रॉस की है
और बैक क्रॉस को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत आवश्यक है। प्रथमतः या पहले चरण में बैक क्रॉस की प्रक्रिया टू ब्रीड क्रॉस के समान है, किंतु आगे की प्रक्रिया टू ब्रीड क्रॉस से भिन्न है, वो भी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक ए ब्रीड का एक सांड लिया गया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात नीचे ही बी नस्ल की एक गाय ली गई है और दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया गया है। परिणाम स्वरूप हमको F1 संतति प्राप्त हो जाती है, जिसमें नर तथा मादा पशुओं के 50-50% गुण आने की संभावना रहती है। साथियों, अब आगे की प्रक्रिया टू ब्रीड क्रॉस से भिन्न है, जिसमें F1 संतति की मादा का ध्यान रखिएगा, F1 संतति मादा भी हो सकती है, नर भी हो सकता है। तो यहां पर मात्र मादा को लिया गया है। F1 संतति की मादा का पुनः दोबारा से ए नस्ल के सांड अर्थात उसके पिता के साथ क्रॉस कराकर F2 संतति को विकसित किया गया है, जिसमें नर पशु अर्थात ए ब्रीड सांड के 75% गुण तथा मादा पशु अर्थात गाय के जो बी ब्रीड की गाय है और जिसके 25% गुण पाए जाने की संभावना रहती है। इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाता है। आइए अब इनको शब्दों में प्रोकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। F1 संतति की मादा का उसके पिता के साथ क्रॉस कराया जाता है, या F1 संतति के लिए प्रयुक्त नर पशु के साथ पुनः क्रॉस कराए जाने पर F2 संतति का विकास होता है, जिसमें नर पशुओं अर्थात सांड के 75% गुण तथा मादा पशुओं अर्थात गाय के 25% गुण पाए जाने की संभावना रहती है। इसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। साथियों, आइए जानते हैं संकरण की तीसरी विधि थ्री ब्रीड क्रॉस। तो समझते हैं थ्री ब्रीड क्रॉस को भी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पूरी प्रक्रिया थ्री ब्रीड क्रॉस की है। तो साथियों की प्रक्रिया को पुनः शुरू करते हैं। इसमें भी टू ब्रीड क्रॉस के समान कुछ लक्षण पाए जाते हैं और उसके आगे की प्रक्रिया बैक क्रॉस के समान है, लेकिन बैक क्रॉस से थोड़ी सी भिन्न है। वो भिन्नता क्या है वो भी आपको समझा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं थ्री ब्रीड क्रॉस। पहले ए ब्रीड का एक सांड लिया गया है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जस्ट बी ब्रीड की एक गाय ली गई है और दोनों का आपस में संकरण करा दिया गया है या दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया गया है। परिणाम स्वरूप हमको F1 संतति प्राप्त हो चुकी है और F1 संतति में नर पशु के 50% गुण आने की संभावना है और मादा पशु के भी 50% गुण आने की संभावना है। साथियों, अब आगे की प्रक्रिया इस प्रकार है कि अगली जनरेशन के लिए यानी F2 के लिए यहां पर F1 संतति की मादा को लिया जाता है। F1 संतति की मादा के साथ C नस्ल के सांड को, बस यही बैक क्रॉस से अलग हो जाता है कि वहां पर उसके पिता के साथ क्रॉस कराया गया था और यहां पर कोई तीसरी नस्ल के सांड के साथ जो C नस्ल का है उसके साथ F1 संतति की मादा का क्रॉस कराया जा रहा है। तो फिर से सुनिए, थ्री ब्रीड क्रॉस में F1 संतति की मादा के साथ C नस्ल के सांड का क्रॉस कराकर F2 संतति को प्राप्त किया जाता है, जिसमें A तथा B नस्ल के पशुओं के 25-25% गुण आने की संभावना रहती है और C नस्ल के सांड के 50% गुण आने की संभावना रहती है। इसी पूरी प्रक्रिया को थ्री ब्रीड क्रॉस कहा जाता है। आइए अब इसको शब्दों में प्रोकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। F1 संतति की मादा का किसी तीसरी शुद्ध नस्ल के सांड के साथ क्रॉस कराकर F2 संतति को विकसित किया जाता है, जिसमें F1 संतति को विकसित करने में प्रयुक्त नर तथा मादा पशुओं के 25-25% गुण आने की संभावना रहती है तथा C नस्ल के सांड के 50% गुण आने की संभावना रहती है। इस प्रकार के संकरण को थ्री ब्रीड क्रॉस कहा जाता है। आइए साथियों, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं
कि संकर नस्ल की गायों को तैयार करने की आवश्यकता क्यों हुई? भारत में संकर नस्ल की गायों को विकसित करने की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं, जिनका विश्लेषण और संश्लेषण करने के पश्चात आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारत में संकर नस्ल की गायों को विकसित करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो वर्ष 2014-15 में भारत में कुल दुग्ध उत्पादन 137.7 मिलियन टन था, जो वर्ष 2018-19 में 50.05 मिलियन टन की वृद्धि के साथ 187.75 मिलियन टन तक दुग्ध उत्पादन पहुंच चुका है, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 36.35% की वृद्धि के बराबर है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति 307 ml दूध उपलब्ध था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 394 ml हो गया है। यदि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट को माने तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 18 वर्ष के अधिक हो के लिए प्रतिदिन 2 गिलास दूध की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी माप अनुमानतः 400 ml से लेकर 450 ml हो सकती है। किंतु अभी तक हम वर्ष 2018-19 तक प्रति व्यक्ति को मात्र 394 ml दूध ही उपलब्ध करा पा रहे हैं। यह भी सत्य है कि बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं में दूध की भिन्न भिन्न मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह भी सत्य है कि जो बच्चे बढ़वार में होते हैं उन्हें कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें अधिक दूध देना पड़ता है। समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि अभी तक हम दूध की उस मात्रा को भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिसकी हमें वर्तमान में आवश्यकता है, जो हमारे लिए कम से कम है। और बढ़ती हुई जनसंख्या इस समस्या को और गंभीर कर देती है। बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक दूध की मात्रा की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि पशुपालक दुधारू गायों में ऐसे पशुओं का पालन करें जो अधिक दूध देने वाले हों, किंतु अधिक दूध देने वाले पशु विदेशों में पाए जाते हैं, जो भारत में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, भारत में या भारत की जलवायु के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में करें तो क्या करें, इसका उत्तर आनुवांशिकी के पास है, जिसके माध्यम से संकर गायों को विकसित करने में सहायता मिलती है। भारतीय परिस्थितियों में संकरण के माध्यम से गौवंश पशुओं का विदेशी नस्ल के पशुओं के साथ संकरण कराकर गाय की ऐसी नस्लें विकसित की जा सकती हैं जो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से विदेशी गायों के समान हो और अनुकूलन की दृष्टि से भारतीय गायों के समान हो, साथ ही रोगों से लड़ने की क्षमता भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हो, जिससे पशु विषम परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करने में सक्षम हो। साथियों, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संकर गायों को विकसित किया गया है। प्रमुख संकर गाय की नस्लें इस प्रकार हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, क्रम से जानिए। नंबर 1 कर्ण फ्राइज गाय, नंबर 2 कर्ण स्विस गाय, नंबर 3 फ्राइजवाल गाय, नंबर 4 सुनंदिनी गाय और नंबर 5 जरसिंध गाय। आइए साथियों जानते हैं कर्ण फ्राइज गाय। इस गाय को NDRI करनाल अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में विकसित किया गया है या हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। इसे विकसित करने के लिए थारपारकर नस्ल की गाय का हालस्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड के साथ क्रॉस कराकर विकसित किया गया है। इस नस्ल के पशु उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। हालस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय को विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय माना जाता है और थारपारकर नस्ल के पशुओं को अधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पशु माना जाता है और इन दोनों पशुओं के क्रॉस कराकर कर्ण फ्राइज गाय को विकसित किया गया है। साथियों, कर्ण फ्राइज गाय प्रथम बार 30-32 माह के अंदर बच्चा दे देती है, जिसे फर्स्ट काविंग कहा जाता है। साथ ही एक ब्यात से दूसरे ब्यात के मध्य का जो अंतर होता है वो 13-14 महीने का होता है। यह गाय बच्चा देने के बाद 3-4 महीने के अंदर पुनः गर्भधारण करने में सक्षम है और इसका जो गर्भावधि है वो 280 दिन की होती है।
आइए जानते करण फ्राइज गाय का दुग्ध उत्पादन। तो इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 9-10 लीटर दूध देने में सक्षम है और अपने 320 दिन के एक ब्यात में 3600 लीटर दूध दे सकती हैं। इनके दूध में 4.2% वसा पाई जाती है। इस नस्ल की गायें संतुलित आहार देकर, ध्यान रखिएगा, इस नस्ल की गायों को संतुलित आहार देकर व उचित वातावरण में रखकर 15 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन तक लिया जा सकता है। उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण इन पशुओं में थनैला रोग की संभावना अधिक हो जाती है या थन से संबंधित जो भी इन्फेक्शन हो सकते हैं उनकी संभावना अधिक रहती है। साथ ही इनके शरीर से दूध में लगातार खनिज लवणों का सृजन होता रहता है या स्रवण होता रहता है, जिससे इनके शरीर में खनिज लवणों की कमी हो जाती है। यदि इन सभी रोग या खनिज लवणों की कमी का समय से पता चल जाता है तो इन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि समय से पता न चले तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आइए साथियों, गाय की अगली नस्ल जानते हैं, करण स्विस गाय। गाय की इस नस्ल को भी NDRI करनाल अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में विकसित किया गया है। इसको विकसित करने के लिए ब्राउन स्विस नस्ल के सांड के साथ साहिवाल नस्ल की गाय को क्रॉस कराकर विकसित किया गया है। गाय की इस नस्ल में 25 से 50% गुण ब्राउन स्विस के पाए जाते हैं तथा शेष गुण साहिवाल नस्ल के पाए जाते हैं। इस गाय का प्रथम ब्यात, जिसे फर्स्ट काविंग कहते हैं, 28 से 30 माह के अंदर हो जाता है। एक ब्यात से दूसरे ब्यात के जो मध्य का अंतर होता है वो 13-14 महीने का होता है। आइए साथियों, अब जानते हैं करण स्विस गाय की उपयोगिता। करण स्विस गाय को 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाला जाता है या 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है, एक दुग्ध उत्पादन और दूसरा कृषि कार्य। कोई शक नहीं है कि इस नस्ल की गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता साहिवाल नस्ल की गायों से अधिक होती है, जो 3200 लीटर प्रति ब्यात होती है। इसके दूध में 4.78% वसा पाया जाता है। साथ ही इसके नर पशुओं को कृषि कार्यों में बोझा ढोने के लिए तथा जुताई करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस नस्ल की गाय का रंग लाइट ग्रे से डार्क ब्राउन होता है तथा इस नस्ल की गायों की ऊंचाई 127 सेंटीमीटर और वजन 400 से 550 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार नर पशुओं की ऊंचाई 136 सेंटीमीटर और वजन 600 किलोग्राम से 750 किलोग्राम होता है। आइए साथियों, जानते हैं फ्राइजवाल गाय। इस गाय को गौ पशु परियोजना निदेशालय ICR मेरठ ने भारतीय मिलिट्री डेयरी फार्म के सहयोग से विकसित किया है। यह गाय हालस्टीन फ्रीजियन सांड का साहिवाल नस्ल की गाय के साथ क्रॉस कराकर तैयार किया गया है। इस नस्ल की गाय में 37.5% गुण साहिवाल गाय के तथा 62.5% गुण हालस्टीन फ्रीजियन नस्ल के पाए जाते हैं। इस नस्ल की गाय का रंग काला और सफेद होता है। इस नस्ल की गाय की प्रथम काविंग यानी फर्स्ट काविंग यानी पहला ब्यात 24 से 36 माह की अवस्था में हो जाता है तथा इस नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता 4000 लीटर प्रति ब्यात होती है। इस नस्ल के पशु, जो नर पशु हैं इस नस्ल के, तो इस नस्ल के नर पशु 630 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम के होते हैं। साथ ही मादा पशुओं का वजन 410 किलोग्राम से लेकर 450 किलोग्राम तक होता है। आइए जानते हैं अगली गाय सुनंदिनी। भारत और स्विट्जरलैंड के द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत स्विस सांड के प्रगतिशील वीर्य को, ध्यान रखिएगा, स्विस सांड के प्रगतिशील वीर्य को स्थानीय लाल सिंधी तथा साहिवाल गायों से क्रॉस कराकर केरल में अधिक दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से इस नस्ल को विकसित किया गया है, जिसका नाम सुनंदिनी रखा गया है।
इस नस्ल का औसत दुग्ध उत्पादन 1400 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत माना गया है। प्रथम ब्यांत की अवधि 35 महीने होती है, यानी इस नस्ल की गाय का फर्स्ट काविंग पीरियड जो होता है वो 35 महीने का होता है। आइए जानते हैं अब जरसिंध गाय, संकर नस्ल की अगली गाय जरसिंध गाय। इस नस्ल की गाय को जर्सी नस्ल के सांड तथा लाल सिंधी गाय का क्रॉस कराकर तैयार किया गया है। इसकी प्रति ब्यांत दुग्ध उत्पादन क्षमता 3500 से 4000 लीटर मानी गई है। इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में नए शीर्षक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।